नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उदय दिव्या पर। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि मैं लगातार 9वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का वीडियो डाल रहा था, परंतु अब मैं इतिहास शुरू करने जा रहा हूं और इतिहास के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को वीडियो बना करके दूँगा। आप जानते हैं 9वीं कक्षा के बच्चे बहुत बच्चे होते हैं, उसे बहुत बारीकी से समझना और पढ़ना है। मेरे बच्चे, मेरी वीडियो को आप देखेंगे और मेरे स्पीच को बहुत नज़दीकी से बारीकी से समझेंगे, आपका इतिहास कतई भी क्या कहा जाए, कतई भी कठिन नहीं लगेगा। कठिनाई को दूर करने के लिए परिश्रम की ज़रूरत होती है और आपके साथ मैं हूँ उदय सर, परिश्रम करके आगे बढ़ाने के लिए। तो चले दोस्तों, हम पढ़ाते हैं 9वीं कक्षा के पहला चैप्टर, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। जिसका नाम क्या है? भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें है क्या, इस पर हम विशेष जानकारी आपको देंगे। भूमि का खोज मतलब भौगोलिक खोज। ये प्राचीन इतिहास में सबसे पहले भौगोलिक खोज किस प्रकार हुई, कैसे हुई, आज मैं आपको विस्तार से बतलाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे विश्व के इतिहास में भौगोलिक खोज एक युगांतकारी घटना है। ये इम्पॉर्टेंट है। आपका पहला प्रश्न बनता है मेरे बच्चे कि विश्व के इतिहास में भौगोलिक खोज एक घटना है। कैसी घटना है? तो एक युगांतकारी घटना है। पहला जीके आपको यहाँ बनता है। पहला ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर क्या है? विश्व के इतिहास में भौगोलिक खोज कैसी घटना है? तो एक युगांतकारी घटना है। भौगोलिक खोज में समुद्री यात्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले समुद्री यात्रा के माध्यम से ही भौगोलिक खोज हुआ, इसलिए कहा जाता है भौगोलिक खोज में समुद्री यात्राओं का महत्वपूर्ण बहुत अधिक रहा। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश, अगर आपसे देश पूछे तो वो स्पेन और पुर्तगाल है। सबसे पहले भौगोलिक खोज करने वाला देश स्पेन और पुर्तगाल है। उसके बाद है भौगोलिक खोजों में नए देश, स्पेन और पुर्तगाल को पिछड़ा दिया और नए देश कौन कौन आ गए? इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी को अधिक सफलता मिली। मेरे बच्चे, स्पेन और पुर्तगाल को पिछड़ा करके नए देश भौगोलिक खोज में आगे हो गए। वो कौन हो गए? इंग्लैंड हो गए, हॉलैंड हो गए, फ्रांस हो गए और जर्मनी हो गए। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक खोजों में मध्ययुगीन लोगों को, अब इसके बाद जब मध्य युग आता है, मध्ययुगीन लोगों को अल्प ज्ञान होने के कारण उन्हें क्या था? तो पृथ्वी चपटी लगती थी और उन्हें दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का भी जानकारी नहीं था। आप जानते हैं मध्ययुगीन लोगों अल्प ज्ञान होने के कारण पृथ्वी को चपटी समझते थे। मध्ययुगीन लोग पृथ्वी को क्या समझते थे? चपटी, क्योंकि उन लोग पढ़े लिखे कम थे, अल्पज्ञ थे, भौगोलिक के बारे में यानी भूमि के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो मध्ययुगीन लोगों को अल्प ज्ञान होने के कारण यह डर था कि पृथ्वी के किनारे मैं जब जाऊंगा तो मैं अनंत में गिर जाऊंगा। तो पृथ्वी के किनारे जाऊंगा, अनंत में गिर पड़ेंगे, यह मध्ययुगीन लोगों की ऐसी मनसा थी, सोच थी। कहते हैं मध्ययुगीन लोगों को दिशा सूचक अर्थात कंपास की ज्ञान नहीं थी। आगे है मध्ययुग में अरबों और तुर्कों ने एक विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। कौन कौन किया? तो आप जान रहे हैं ना, अरबों और तुर्की ने विशाल साम्राज्य का, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया और वहाँ व्यापार, वहाँ बाजार लगना शुरू हो गया, जिसमें लिस्बन भी एक व्यापार बाजार था। कहा जाता है 15वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप के साथ व्यापार होती थी और वो भी कुस्तुनतुनिया मार्ग से व्यापार होती थी। प्रश्न पूछेगा मेरे बच्चे कि मध्ययुगीन में 15वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होती थी, वो किस मार्ग से? तो कुस्तुनतुनिया मार्ग से। अब देखेंगे कुस्तुनतुनिया पर क्या किया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तुर्की ने अधिकार कर लिया। तत्पश्चात क्या हुआ? तुर्कों ने व्यापारियों के साथ बहुत भारी कर वसूलने लगे, यानी टैक्स वसूलने लगे, जिससे व्यापारियों भी परेशान में होने लगे। यूरोप वासियों के भी वहाँ व्यापार का जो सामान था, कपड़ा था, वो भारत और चीन से जो जाता था वहाँ पहुँच नहीं पाता था। ऐसा कहा जाता है कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हो गया।
तो मेरे बच्चे आपसे प्रश्न पूछेगा कुस्तुनतुनिया का पतन कब हो गया, तो 1453 ईस्वी में। कब हो गया? 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हो जाता है। आगे है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र किससे, तो अरबों से सीखा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र अरबों से सीखा। किससे सीखा? अरबों से। इसका मतलब है कि यूरोप से पहले अरब के लोगों ने दिशा सूचक यंत्र अर्थात कंपास का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कंपास क्या है? एक प्रकार की यंत्र है। उसका काम क्या है? तो कंपास का काम है दिशा बतलाना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी 10 दिशाओं का जानकारी कंपास के माध्यम से होता है। और उसका निर्माण सबसे पहले कौन करता है? अरब। और अरब वासियों से यूरोप वासियों सीखता है। तो यह प्रश्न पूछेगा, यूरोप वासियों ने अरबों से क्या सीखा, तो दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान सीखा। आगे है, इटली स्पेन पुर्तगाल ने नाव बनाने में परंपरा पद्धति के जगह खांचा पद्धति का निर्माण किया। इटली और स्पेन में समुद्र के किनारे नाव बनाया जाता था तो परंपरा पद्धति थी, लेकिन खांचा पद्धति का परंपरा शुरू हो गया। कहाँ? तो इटली और स्पेन और पुर्तगाल में। गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार कर लिया, तो दूरबीन का आविष्कार भी हो गया, कंपास का भी आविष्कार हो गया। अब यूरोप वासियों के लिए कुछ हल्का हुआ। अब क्या किया? और एस्ट्रोलोब का भी ज्ञान हो गया। एस्ट्रोलोब का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? अक्षांश को जानकारी देने वाले, अक्षांश का ज्ञान प्राप्त करने वाले को हम एस्ट्रोलोब कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो गुजरती है उसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। लेकिन इसमें जितने भी पूरब से पश्चिम अक्षांश जाती है, जितने भी जाती है पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा, इस अक्षांश को ज्ञान किससे हुआ? तो आपको मैं बताऊं, एस्ट्रोलोब से हुआ। तो एस्ट्रोलोब का ज्ञान किससे होती है? तो अक्षांश से होती है। पृथ्वी पर अक्षांश का ज्ञान एस्ट्रोलोब का ये जो तकनीक है, एक प्रकार की यंत्र है, उसका भी खोज हो चुका था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले नाव का निर्माण किया, जिसका नाम क्या रखा? कैरावल रखा। जिसका नाम क्या रखा? कैरावल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के, पूछेगा आपसे, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के तेज चलने वाली जहाज का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम कैरावल था। बहुत तेज चलती थी समुद्र में। एक पुर्तगाली व्यापारी जिसका नाम क्या था मेरे बच्चे? जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने सभी उपकरण के साथ दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन और कैरावल जहाज जो रफ्तार से चलती थी, उसको लेकर के अटलांटिक महासागर में उतरा। किस महासागर में उतरा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर भी कहते हैं। और वहाँ उतरने के बाद वो समुद्र में चल पड़ता है। चलते चलते कहाँ आता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुँचता है। दक्षिण अफ्रीका के इस प्रकार से है, दक्षिणतम बिंदु पर पहुँचता है, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप। तो उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने किया? तो लोमियो बार्थोडियाज या बार्थोडियाज लोमियो ने। कब? तो 1488 ईस्वी में। कब मेरे बच्चे? 1488 ईस्वी में। क्या मैंने कहा? बार्थोलोमियो डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट होते हुए दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप इंग्लिश में कहते हैं। इसकी खोज किसने किया? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया। कब किया मेरे बच्चे? 1488 ईस्वी में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बार बार देखेंगे वीडियो को, पहुँच करके देखेंगे, कभी भी देखेंगे। आगे है, बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा, ये तो मैं बोल दिया। कब खोज किया? 1488 ईस्वी में खोज किया। ओके, हाँ तो बच्चे आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। भौगोलिक खोजों में हम अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताएंगे। अमेरिका महाद्वीप का खोज किसने किया? तो मैं बताऊंगा। अमेरिका महाद्वीप का खोज सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया 1492 ईस्वी में। मैं बता दूं आपको, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले कहाँ गया? अमेरिका गया। और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने अमेरिका के लोगों को क्या कहा? तो रेड इंडियन कहा। रेड इंडियन कहा। इस प्रकार से अमेरिका खोज निकला था भारत के लिए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की खोज के लिए निकला, परंतु वो कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया।
जब वहाँ गया तो वहाँ के लोगों से पूछा और उन्हें क्या कहा, रेड इंडियन कहा। इस प्रकार से आपको मैं बता दूं, बोला मैं तो निकला था भारत की खोज के लिए, परंतु मैं तो एक नई दुनिया का खोज निकाला। इसलिए अमेरिका को उन्होंने क्या कहा, मैं तो एक नई दुनिया खोज निकाला। तो अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका को नई दुनिया की खोज किसने कहा, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा। तो पहला जीके बनता है कि अमेरिका की खोज किसने किया और कब किया। तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया और वहाँ के लोगों को क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन कहा। क्या कहा, रेड इंडियन कहा। और इस प्रकार से उतना खोज करके वापस चला आता है। परंतु कुछ दिनों के बाद स्पेन के एक नाविक समुद्र में उतरता है, अटलांटिक महासागर में उतर करके वो फिर से अमेरिका जाता है और जिसका नाम है अमेरिगो। और अमेरिका को जा करके विस्तार से अमेरिका को खोज करता है। क्या करता है, विस्तार से अमेरिका का खोज करता है। और उन्होंने बताया कि अमेरिका भी एक महाद्वीप है। किसने कहा, तो अमेरिगो ने कहा। इस प्रकार से अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखाया। तो प्रश्न है कि अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर रखाया, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखाया। तो अमेरिका को नई दुनिया किसने कहा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा। अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर रखा, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया। अमेरिका को विस्तार से किसने खोजा, अमेरिका को विस्तार से अमेरिगो वेस्पुची ने खोजा। अमेरिका को बड़ा महाद्वीप किसने कहा, अमेरिका भी एक महाद्वीप है, किसने कहा, तो इन्होंने अमेरिगो वेस्पुची ने कहा। तो बच्चे आप समझे होंगे। आगे है, अमेरिका का नाम अमेरिका वेस्पुची के नाम पर रखा गया। भारत की खोज, अब आते हैं भारत की खोज। तो बच्चे तक जानते हैं कि भारत की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के था, तो एक यूरोप के, तो मेरे प्यारे बच्चे भारत की खोज के बारे में पढ़ते हैं। भारत की खोज किसने किया, तो बच्चा तक जानता है भारत की खोज एक पुर्तगाली ने किया। यूरोपवासी था वो भी। वो पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग से 1498 ईस्वी में खोज निकाला। ऐसा बताया जाता है कि वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में समुद्र में उतरता है, अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका आता है। दक्षिण अफ्रीका में वो कहाँ रुकता है, तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जिसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्मासा अंतरिप, वहाँ होते हुए वह भारत के मार्ग को चलता है। ऐसा बताया जाता है भारत का मार्ग बताने में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने उन्हें सहायता किया। अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा कहाँ, भारत पहुँचते हैं। अब भारत पहुँच करके वो केरल पहुँचते हैं, जिसको मालाबार तट भी कहते हैं। केरल पहुँच करके वहाँ का स्थानीय शासक था जिसका नाम था जमूरिन, राजा जमूरिन। अब देखेंगे हम यहाँ लिखे हैं, भारत की खोज पुर्तगाली वास्को डी गामा ने किया। कब, 1498 में। समुद्री मार्ग से किया। दक्षिण अफ्रीका को उत्मासा अंतरिप होते हुए आया। भारतीय व्यापारी कौन मिला उन्हें, तो अब्दुल मजीद। भारतीय व्यापारी दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद मिलता है। अब भारत जाने का रास्ता वो बिल्कुल साफ बता देता है। केरल वो कहाँ आते हैं, तो केरल आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली अंग्रेज आता है, पूछता है सबसे पहले अंग्रेज भारत कहाँ आया, तो केरल में आया। केरल में आया तो कहाँ, तो केरल के मालाबार तट पर आया। और मालाबार तट पर वो सबसे पहले पांव रखता है। प्रश्न पूछते रहता है मेरे प्यारे बच्चे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस स्थान पर पांव रखा, तो केरल, मालाबार तट। कहाँ, मालाबार तट। उस समय कौन राजा था, तो हिंदू राजा जिसका नाम था जमूरिन। उन्होंने भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा को और उसके साथ मसाला का व्यापार किया। ऐसा बताया जाता है कि जितना उनके नाव से आने में खर्च होता है, यात्रा में खर्च होता है, उसको 26 गुने मुनाफा पर यूरोप के बाज़ारों में मसाला बेच करके वो कमाई करता है। कौन, तो वास्को डी गामा। कहाँ से मसाला ले जाता है, तो भारत के किस राज्य से, केरल से। आप जानते हैं केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। वहाँ आज भी केरल बहुत मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उपज किया जाता है। तो इस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे भारत आते गया और फिर भारत को गुलाम बना लेता है। आप जानते हैं इंग्लैंड भारत को 200 वर्षों तक गुलाम रखता है।
और 200 वर्षों तक मेरा भारत उपनिवेश बनकर रहता है। इसको तो मैं आगे वीडियो में पढ़ाऊँगा मेरे बच्चे। आगे है, सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर समुद्री मार्ग के द्वारा किसने? तो मैगलन ने लगाया। कब? तो 1519 ईस्वी में। कब मेरे बच्चे? 1519 ईस्वी में। तो मैं बता दूं 1519 ईस्वी में मैगलन ने समुद्री यात्रा से, समुद्री जहाज से पूरे विश्व को चक्कर लगाता है और कहता है सभी समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं। किसने कहा? तो मैगलन ने कहा। भौगोलिक खोजों में प्रोत्साहन देने वाले 2 शासक था। एक का नाम था जो पुर्तगाल के था हेनरी द नेविगेटर, और दूसरा जो था स्पेन के महारानी इसाबेल। ये दोनों जो है से भौगोलिक खोजों में बहुत बड़ा प्रोत्साहन देने वाले राजकुमार और राजकुमारी है। भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना, सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी आया तो कौन आया? आप जानते हैं भारत में सबसे पहले पुर्तगाली का आगमन हुआ। कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में। कौन? तो यही तो आए भाई साहब, वास्को डी गामा। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में। उसके जस्ट आ जाता है 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डच 1602 ईस्वी में आता है, डेनिश 1616 ईस्वी में आता है, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आता है और स्वीडिश 1731 ईस्वी में आता है। और इस प्रकार से भारत को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेता है और भारत को उपनिवेश बना लेता है, गुलाम बना लेता है। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा मेरे बच्चे। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे। अगर आप कमेंट में लिख देंगे कि सर इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल दें तो मैं ऑब्जेक्टिव भी डाल दूंगा। तो दोस्तों मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो मेरी तरफ से जय हिंद दोस्तों।